हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, और यह टेक्स्ट बुक में आज एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। छठा अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। और दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 39 से 42 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए तकरीबन 15 से 16 एमसीक्यू क्वेश्चन शामिल करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और यदि आपको वन के प्रकार के बारे में पता नहीं है, कौन से वन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन से पक्षी निवास करते हैं, कौन से प्राणी कैसे वन में पाए जाते हैं, उनके बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और आप चाहे क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यह वन के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसका छठा अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो सबसे पहले यहां सलीमा के एक प्रवास का वर्णन किया गया है कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। कहां पर? यह सलीमा हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे जब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। दोस्तों, यह सलीमा ने ऑब्जर्वेशन किया कि जैसे जैसे बस ऊपर जा रही थी तब वहां की जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो बदल रही थी। नीचे जो वनस्पतियां थी वो ऊपर नहीं थी, कुछ बदल गई थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। मनाली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, मनाली निम्न में से किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक पर्यटन स्थल है मनाली। और यहां पर मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखाया था कि हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी सलीमा। तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। दोस्तों, सलीमा ने देखा कि गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला, सलीमा को पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे और लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया और वे रोडोड्रेगन के फूल थे। यहाँ इमेज आप देख सकते हैं कि कक्षा 7 की यह टेक्स्ट बुक में यह अध्याय में चित्र 6.1 दिया गया है और इमेज में आप देख सकते हैं यह है रोडोडेंड्रॉन का फूल। क्या? रोडोडेंड्रॉन का फूल है। तो यहां से एक बार फिर से देख लो कि गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे और लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया, वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में सलीमा ने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा ने अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया कि यह रोहतांग दर्रे के आसपास जो जमी थी वहां पर घास थी और कुछ स्थानों पर बर्फ भी जमी हुई थी। सलीमा के अवलोकन से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है। क्या? ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है और यह जलवायु में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, वनस्पति की वृद्धि कौन से कारकों पर निर्भर करती है? तो एक तो तापमान, दूसरा कारक है नमी और तीसरा कारक है ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई। ओके,
तो यहां से एक सुंदर सा क्वेश्चन बन सकता है कि ऊंचाई में परिवर्तन के साथ और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। तो दोस्तों ऊंचाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है? एक तो जलवायु में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। तो हमने देखा कि सलीमा यह रोहतांग दर्रे तक पहुंची तब तक सिर्फ घास और कुछ स्थानों पर बर्फ ही जमी हुई थी, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। और हमें पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वनस्पति की वृद्धि किसके पर निर्भर करती है? वनस्पति की वृद्धि 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक तापमान, दूसरा है नमी और तीसरा कारक है ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई। तो यह तीनों कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बात करें, इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यह 3 श्रेणियां कौन कौन सी? एक है वन, दूसरी श्रेणी है घासस्थल और तीसरी है कांटेदार झाड़ियां। एक बार फिर से पढ़ लो कि इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है वन, दूसरी श्रेणी है घासस्थल और तीसरी है कांटेदार झाड़ियां। सबसे पहले वन की बात करें तो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। दूसरी श्रेणी है घासस्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। क्या? घासस्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। और कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है। दोस्तों हमारे गुजरात के कच्छ जिले के आसपास में यह शुष्क झाड़ियां है और राजस्थान के बहुत से हिस्से में भी इस तरह की कांटेदार झाड़ियां होती है, क्योंकि वहां पर रेगिस्तान है। शुष्क क्षेत्रों में यह कांटेदार झाड़ियां होती है। यहां से पढ़ो कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं यह वन, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घासस्थल विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियां एवं झाड़ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यहां से एक दोस्तों मैंने क्वेश्चन सेट किया है कि सही जोड़ सुमेलित कीजिए। तो किसको किसके साथ जोड़ो? पहला है वन, वन सही आंसर है। वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। चलिए दूसरे किसके साथ जोड़ो? दूसरे को कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। घासस्थल कहां विकसित होते हैं? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घासस्थल विकसित होते हैं। तो यह सही जोड़ सुमिलित मैंने कर दी। आपकी जोड़ सही हुई या गलत? सही, ओके। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। सलीमा अपने हिमालय की यात्रा का अनुभव अपने पिता को शेयर कर रहे थे और उनके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उनके पिता ने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गए कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। तो दोस्तों पिता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन होते हैं, रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियां होती है, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां भी पिता ने दी। और सलीमा समझ गए कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। आंसर बताइए। शंकुधारी वन
निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया, पहली ही लाइन थी पिछले पेज में, शंकुधारी वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सही आंसर है उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहां पर? उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कांटेदार झाड़ियां निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कांटेदार झाड़ियां पाई जाती है रेगिस्तान में। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऐसे घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वन दोस्तों आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। दोस्तों यह वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? जलवायु का बदलाव। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। यानी कि अब हम कंटिन्यू करेंगे कि भारत के अलावा विश्व के कौन से देश के आसपास कौन सा वन है और यह वन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कौन से प्राणी होते हैं, कौन से पक्षी वहां निवास करते हैं, उनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करें। लेकिन आओ कुछ करके सीखे यह माध्यम से, यह टाइटल से एक एक्टिविटी यह टेक्स्ट बुक के अध्याय में दी गई है। आपको क्या एक्टिविटी करनी है कि क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी होगी? आपको अनुमान लगाना है कि सबसे पहले जो नीचे क्षेत्र था वैसा जलवायु ऊपर है या नहीं, और नहीं है तो ऊपर के जो बर्फीले प्रदेश में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और भी एक एक्टिविटी दी गई है, आओ कुछ करके सीखे यह टाइटल से, कि सलीमा की तरफ जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहां पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियां वहां पैदा हुई है। दोस्तों आप भी कोई प्रवास के लिए कोई स्थान पर जाते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि वहां पर कौन सी वनस्पतियां हैं और ऐसी वनस्पतियों का रीजन क्या है, यहाँ जलवायु कैसी है, वो आपको एक नोट बनानी है। ओके, वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे भी लिखे। यानी कि आप जहां पर प्रवास के लिए निकल पड़े हैं वहां पर पहुंचने के बाद आपको देखना है कि वृक्षों की कटाई हुई है, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे भी आपको नोट कर लेना है। ओके, अब हम वन की बात करें तो वन में एक प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों यहां से सबसे महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, प्लीज यहां आपकी नजर जमा कर रखिए क्योंकि यहां से क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन निकल सकता है। और यदि आप कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपकी एनुअल एग्जामिनेशन में भी यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। और यह अध्याय में चित्र 6.3 दिया गया है, इस तरह का इमेज आप देख सकते हैं। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का चित्र है। एक घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। एक क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्या पूरे साल यहाँ पर बारिश होती है? चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। यानी कि कभी भी कोई भी यहाँ वनस्पति है वो अपने पूरी पत्तियां कभी नहीं गिराती, क्योंकि कुछ पत्तियां गिरती है तो कुछ नई भी आ जाती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक बार फिर से पढ़ लो कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। एक घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। एक क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक बारिश होती है।
चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। और काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। क्या दिन के समय में भी यह सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता। और आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनोस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। महोगनी इमेज में आप देख सकते हैं, इसी तरह के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको पता लगाना है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो मैंने भी ट्राई की है। बताइए आंसर। पहले तो तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं कि एक घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास पाए जाते हैं। जी हाँ, एक क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। जी हाँ, यह बात भी मैंने आपको बताई। और आमतौर पर यहाँ साल, सागवान, नीम, शीशम आदि वृक्ष वनस्पतियां पाई जाती है। यह कथन गलत है। और इस तरह के दोस्तों वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2 दोनों कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यह टाइटल से आपके लिए कुछ जानकारी दी गई है यह अध्याय में कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होना मतलब ऑक्सीजन है वो प्रचुर मात्रा में पैदा करना। यह जो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं, इसीलिए तो यह वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, तो रीजन मैंने आपको बता दिया। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर देंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यह वन पाए जाते हैं ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील में। विथ इमेज मैंने आपको बताया। क्या आप जानते हैं कि एनाकोंडा, ये देखिए, बाप रे, एनाकोंडा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सांप है एनाकोंडा। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यह एनाकोंडा सांप पाया जाता है और यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। क्या एनाकोंडा मगर जैसे बड़े जानवर को मार सकता है, खा सकता है? प्लीज बचिए, बचकर रहिए, क्योंकि आपको भी खा सकता है। लेकिन एनाकोंडा हमारे भारत में है या नहीं, और यदि है तो कहां पाया जाता है और नहीं, तो इसके पीछे की वजह आपको पता चल गया कि कैसे वनों में यह एनाकोंडा पाया जाता है। कैसे वनों में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यह एनाकोंडा सांप पाया जाता है। क्वेश्चन का आंसर बताइए, एनाकोंडा कहां पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में कौन सा सांप पाया जाता है? एनाकोंडा। और आपने भी डिस्कवरी में देखा होगा, डिस्कवरी नामक जो चैनल है, ओके, टीवी चैनल, उन पर ऐसे ही एपिसोड प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहां कहां पाए जाते हैं? एक तो हमारे भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और चित्र 6.4 इमेज में दिया गया है, यह टेक्स्ट बुक का चित्र है। और इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं? पत्तियां झाड़ देते हैं। दोस्तों याद रखना, जल संरक्षित रखने के लिए या शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। आंसर बताइए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? हमारे भारत देश में, इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और मध्य अमेरिका में, यह तीनों जगह पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। जल्दबाजी में केवल भारत ऑप्शन मत पसंद करिए, ओके।
इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। और दोस्तों यह अध्याय में चित्र 6.5, 6.6 और 6.8 इसी प्रकार के वन को दर्शाता है। तो याद रखो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? साल, सागवान, नीम, शीशम। और दोस्तों यह वृक्ष फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। तो आंसर बताइए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर पाए जाते हैं। पहला सेंटेंस सही या गलत? सही। ओके। ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। गलत है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ब्राजील के वन के बारे में बताया। वहां सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं और दोस्तों पूरे साल वहां पर बारिश होती रहती है और हर बार नई पत्तियां वहां पर आती है, यानी कि पर्णपात नहीं होता। तो ये पृथ्वी के फेफड़े के प्रतीत होते, यह सेंटेंस है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से संबंधित नहीं है। तो यह सेंटेंस गलत हो गया। और इन वनों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम पाए जाते हैं, यह सेंटेंस सही है। तो हमें पता चल गया कि केवल 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 1 और 3 नंबर का सेंटेंस सही है। आओ कुछ करके सीखे। एक एक्टिविटी दी गई है कि भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम बताइए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी कि आपको एक एक्टिविटी करनी है कि भारत के कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, वो आपको नोट करना है। आगे शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करें तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। चित्र 6.7 इमेज में आप देख सकते हैं। इसी तरह का चित्र यह अध्याय में है और यह शीतोष्ण सदाबहार वन का चित्र है। यह वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है और यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। और यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो यह हम कौन से वन की बात कर रहे हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन की बात कर रहे हैं कि शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसा कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। और यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आंसर बताइए। बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने कौन से वन की बात की? शीतोष्ण सदाबहार वन में। आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया शीतोष्ण सदाबहार वन के बारे में और आप चौंक गए। आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। शीतोष्ण सदाबहार वन में बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आगे शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करें तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। चित्र 6.11 को इमेज में आप देख सकते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन से? शीतोष्ण पर्णपाती वन कहां पर पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली में, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और खास बात यह है कि उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से हैं? बांज, ऐश, बीच आदि। और यहाँ कौन कौन से दोस्तों जानवर मिलते हैं देखने को? हिरन, लोमड़ी, भेड़िए और यहाँ के आम जानवर है। कहाँ? यह दोस्तों हम किस प्रकार के वन की बात कर रहे हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। और शीतोष्ण पर्णपाती वन में
कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? हिरन, लोमड़ी, भेड़िए। ओके, और फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी इस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। आंसर बताइए, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर कैसे वन मिलते हैं? तो जैसे जैसे उच्च अक्षांश की ओर हम बढ़ते हैं तो हमें शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। यह वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन यह अध्याय अभी बाकी है। कल दूसरे पार्ट में मिलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है और अभी भी वन के प्रकार के बारे में जानकारी बाकी है, कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो कल भी आप टाइम पर आ जाइए। हमारी चैनल GK 2020 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करें। कल मिलते हैं। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।